तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं परिमेय संख्याओं की। परिभाषा क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर P और Q कैसे हैं? P और Q पूर्णांक होने चाहिए, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो और चाहे से ऋणात्मक पूर्णांक हो, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 आ जाता है तो हम भाग नहीं लगा सकते हैं, 0 से भाग लगाना नहीं होता है। तो ये हो गई परिभाषा परिमेय संख्याओं की। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो -3/7, 5/2, 3, 1/4, 11/17, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय इस प्रकार बट्टे के रूप में लिखी जाती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 के बट्टे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो किसी भी जो पूर्णांक संख्या होती है जैसे -2, -3, -5 या 7, ये सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनके बट्टे में आप 1 लगा सकते हैं और 1 लगाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से ये किस रूप में हो गई है? P/Q के रूप में हो गई हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं गिनी जाएंगी। परिमेय संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं के बटे में हम क्या लगा सकते हैं? क्या हो रहा है? सभी प्राकृत संख्याओं के जैसे 1, 2, 3, 4, तो सबके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, क्योंकि 0 भी कैसा होता है? परिमेय होता है। 0 के बटे में भी हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि 0 परिमेय होता है या नहीं होता है, तो 0 भी कैसा होता है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं में बाकी सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और सबके बटे में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो पूर्ण संख्याएं भी सभी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक जैसे -3, तो इसके बटे में 1 लगा दिया, -2 बटे में 1, -1 बटे में 1, 0 बटे में 1, 1/1, 2/1, सबके बटा में क्या लगा सकते हैं बच्चों? 1 तो हम लगा ही सकते हैं। तो ये सब पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। और इसके अलावा वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, जैसे 3/5 अंश बटा हर के रूप में, तो ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं इनके गुणधर्म पर। तो पहला गुणधर्म होता है संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है बच्चों? इसे इंग्लिश में क्लोजर कहा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत गुणधर्म। जब हम किसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो इन चारों संक्रियाओं में जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से और भाग करने से किस प्रकार की संख्या हमें प्राप्त होती है, इसे संवृत गुणधर्म कहा जाता है। तो चलिए चारों संक्रियाओं में योग, व्यकलन, गुणन और भाग, चारों संक्रियाओं में हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं संवृत होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखते हैं, पहला जो है हम योग के लिए संवृत गुणधर्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो संख्याएं a हैं और b हैं, और अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ab कैसे हैं? ab परिमेय हैं। ab कैसे हैं? परिमेय संख्याएं हैं।
तो क्या इनका जोड़ भी परिमेय होता है? तो हाँ बच्चों, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जोड़ योग भी हमेशा कैसा होता है? परिमेय ही होता है। हम बहुत सारे उदाहरण लेकर के देख सकते हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/4 अगर मैं जोड़ूं, 1/2 प्लस 3/4 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? कैसे जोड़ा जाता है भिन्न संख्याओं को? भिन्न संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हरों का क्या लेते हैं? लसागु लेते हैं। 4 और 2 का लसागु कितना आएगा बच्चों? 4। फिर पहले इस हर का भाग लगाएंगे लसागु में, 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार और 1 को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 5 और बटे में कितना आ गया? 4। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या थी और ये भी परिमेय संख्या थी, और दो परिमेय संख्याओं का अगर हमने जोड़ किया है तो आंसर जो हल होगा वो भी कैसा होता है? परिमेय होता है। आप इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण लेकर के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पहला गुणधर्म हमने योग के लिए देखा है कि योग जो है परिमेय संख्याओं का योग संवृत होता है, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या ही होती है। अब व्याकलन देखते हैं संवृत का ही। पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम संवृत। व्याकलन के लिए बच्चों देखिए, किसी भी एक परिमेय संख्या में से, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है a/b और उसमें से हमने माइनस किया है c/d, तो दो परिमेय संख्याएं p/q रूप में है, तो इनका जोड़ भी हमेशा मान लो कोई e/f या f/h जो भी जोड़ आएगा वो भी कैसा होगा? हमेशा परिमेय होगा। इसको भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे 5/4 माइनस 1/4, दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को घटा लिया, 4 लघुत्तम आ गया, 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 4/4, कट करके कितना आ गया? 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो दो परिमेय संख्याओं का व्याकलन भी कैसा होता है? परिमेय होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्याकलन में भी कैसी होती हैं? संवृत होती हैं या संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। अब चलते हैं गुणन पर। संवृत में ही गुणन, क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी संवृत होता है? तो देखिए बच्चों, 3/2 गुणा 5/7, कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणन किस प्रकार किया जाता है? अंश का गुणा अंश से कर देते हैं और हर का गुणा हर से कर देते हैं। तो गुणन संक्रिया बड़ी आसान होती है। जोड़ और बाकी में तो आपको लघुत्तम लेना पड़ता है, लसागु लेना पड़ता है, फिर एक एक करके जोड़ना या घटाना पड़ता है, लेकिन गुणन संक्रिया बड़ी आसान होती है। अंश को अंश से गुणा कर दें और हर को हर से गुणा कर दें, और अगर कोई भाग में कोई गुणनखंड कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो अंश में तो 15 बन जाएगा और 7 दूना यहाँ पर 14 बन जाएगा। तो देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणन, ये दोनों परिमेय संख्याओं का क्या है? गुणन है। ये हमेशा कैसा आएगा बच्चों? परिमेय ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि गुणन में भी परिमेय संख्याएं संवृत होती हैं। तो योग में, व्याकलन में और गुणन में परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? संवृत होती हैं। इसके बाद में भाग में अगर बात करें हम संवृत गुणधर्म की अगर भाग के लिए हम बात करें तो भाग में सभी परिमेय संख्याएं संवृत नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? देखिए बच्चों, अगर हम 0 से भाग लगा दें, देखिए 0 परिमेय संख्या है। 0 कैसी है बच्चों? परिमेय संख्या है। अब दो परिमेय संख्याओं का भाग, जैसे मान लो कोई भी परिमेय संख्या ले ली हमने, जैसे 5/3, 5/3 में हमने किसका भाग लगा दिया? 0 का अगर भाग लगा दिया तो ये क्या होगा बच्चों? 0/1 इसको लिख सकते हैं। और भाग प्रक्रिया कैसे की जाती है गुण भिन्न संख्याओं की? हमें अच्छे से पता है। पहले भिन्न को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? भाग के चिन्ह को किस में बदल देंगे? गुणा में। और जो दूसरा भिन्न है उसको क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे a/b कोई भिन्न है तो इसको पलट देंगे, तो अंश की जगह हर आ जाएगा और हर की जगह अंश आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम।
व्युत्क्रम करना, तो a बटे b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बटे a। अब इसको देखो हम क्या लिख देंगे, 1/0। 1/0 लिखेंगे तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 5 एकम 5 और 3 गुणा 0 0। और 5/0 कोई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि p/q रूप की परिमेय संख्या होती है जहां q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर तो q का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है। अगर किसी भी संख्या के भाग में 0 आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अनंत, क्योंकि 0 से भाग लगाना संभव नहीं है। तो 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम 0 को छोड़ दें, अगर हम संवृत्त की बात करें तो सभी परिमेय संख्याएं संवृत्त तो नहीं होंगी, क्योंकि 0 से भाग हम नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम यूं कहें कि अगर 0 को छोड़ दें, 0 के अलावा अगर 0 से हम भाग ना लगाएं तो सभी परिमेय संख्याओं में अगर परिमेय संख्या का भाग लगाएंगे तो वो संवृत्त होंगी। लेकिन 0 के केस में सभी परिमेय संख्याएं संवृत्त नहीं होती हैं व्यवकलन में, तो भाग में। तो चलते हैं, अब अगला नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 2 है क्रम विनिमेयता। नियम नंबर 2 है बच्चों क्रम विनिमेयता। तो देखिए क्रम विनिमेयता सबसे पहले होता क्या है, और फिर योग, व्याकलन, गुणन और भाग में किस प्रकार क्रम विनिमय होती हैं परिमेय संख्याएं। तो क्रम विनिमेयता का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्रम का विनिमय करना, यानी क्रम को आगे पीछे करना, अदला बदली करना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस b प्लस c है, अगर 3 संख्याएं जुड़ रही हैं तो क्या मैं इसको b प्लस c प्लस a लिख सकता हूँ? ऐसा करने से उत्तर अगर बदल रहा है तो क्रम विनिमय नहीं होगा, और अगर उत्तर समान ही आ रहा है तो क्रम विनिमेयता होगा। तो किसी भी संख्या की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसको हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, क्रम को बदल देते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्रम विनिमेयता। सबसे पहले हम योग के लिए क्रम विनिमेयता देखते हैं, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है या नहीं होता है। चलिए सीखते हैं। जैसे हमने 2 संख्याएं ले ली, 1/2 प्लस 3/4। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझने में समस्या ना हो। तो 1/2 प्लस 3/4 का मतलब अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 लघुत्तम आ जाएगा, 2 का भाग 4 में लगाएंगे 2 प्लस 3, तो कितना आ गया बच्चों, ये 5/4। अब इसी प्रश्न को अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, 1/2 को आगे लिख दूं और 3/4 को पीछे लिख दूं, प्लस 1/2, तो देखो ये किस प्रकार का था, ये था a प्लस b प्रकार का। तो इनका क्रम बदल गया, तो ये क्या हो गया, b प्लस a प्रकार से हो गया। क्रम हमने क्या कर दिया, बदल दिया संख्याओं का, लेकिन योग अभी भी कितना आएगा, 5/4 ही आएगा। तो आप देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में योग जो है वो क्रम विनिमय होता है। योग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, अर्थात क्रम को अगर बदल दें तो जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा आप बहुत सारे उदाहरण लेकर के इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अब योग के बाद में व्याकरण के लिए देखेंगे हम। व्यवकलन में क्रम विनिमयता पालन गुणधर्म होता है या नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप 3/4 में से 1/4 घटाएंगे या इसका क्रम विनिमय कर दूं अगर मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 3/4। तो क्या दोनों से समान उत्तर प्राप्त होता है? देखिए बच्चों, 3/4 माइनस 1/4, 4 लघुत्तम आ गया, 3 माइनस 1 2/4, कितना आ गया बच्चों, 1/2, कितना आ गया, 1/2। अब हमने इनको क्रम विनिमय कर दिया, यानी इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। तो देखिए अब कितना आएगा बच्चों, 4 1 माइनस 3। अब यहाँ 3 माइनस 1 था तो 2 आया, यहाँ 1 में से 3 घटा रहे हैं तो माइनस के 2 बचेंगे बच्चों,
और बटे में 4, 2 से कट गया ये 2 बार, तो ये कितना आ गया माइनस का 1/2। क्या माइनस का 1/2 और 1/2 एक ही बात है? नहीं बच्चों, बहुत अंतर है। वो धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो क्या व्यकलन में क्रम विनिमेयता का पालन हुआ? नहीं हुआ। इसको हम क्या लिखेंगे कि a माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू होता है b माइनस a के, जहां पर a और b कोई परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर क्रम विनिमेयता a माइनस बी और b माइनस a कभी बराबर नहीं आएंगे, तो इसे हम कहते हैं कि व्यकलन जो है वो क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है, या यूं कहें हम व्यकलन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। अब गुणन के लिए बात करते हैं। गुणन में क्रम विनिमेयता तो गुणन में क्रम विनिमेयता का पालन होता है या नहीं होता है देखते हैं। 3/2 गुणा 5/7, ये कितना हो गया बच्चों? 15/14। अब हम इनका क्रम चेंज कर दें, 5/7 को पहले लिख दें और 3/2 को बाद में लिख दें, तो भी कितना आएगा? 5 तिया 15 और 7 दूना 14। तो देखिए बच्चों, गुणा में जब हमने क्रम को चेंज किया, आगे पीछे कर दिया, तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन में क्रम विनिमेय होती हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a गुणा b बराबर होता है b गुणा a के। मतलब a और b का अगर हम क्रम चेंज कर दें, किसमें? गुणा में, गुणन संक्रिया में, तो उससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता। तो परिमेय संख्याएं गुणन में क्रम विनिमेय होती हैं। अब चलते हैं भाग के लिए। भाग संक्रिया में क्रम विनिमेयता होती है या नहीं होती है? चलिए देखते हैं। तो हमने भाग लगाया है 3/4 में 1/2 का, तो हमने इसको a और इसको b मान लिया है। इसी प्रकार अगर हम क्रम चेंज कर दें तो 1/2 में भाग लगेगा किसका बच्चों? 3/4 का। अब भाग लगाने के लिए क्या करते हैं? 3/4 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लिख देंगे और आगे वाले भिन्न को पलट देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1। 2 से कट गया 4 कितनी बार? 2 बार। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो इसका मान कितना है बच्चों? 3/2। यहाँ पर देखते हैं 1/2, इसको कर देंगे हम गुणा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3। अब 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और इसका मान आ जाएगा 2/3। देखिए ये है 3/2 और ये है 2/3, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि भाग में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। इसको गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको गणितीय रूप से लिखने के लिए हम यूं लिखेंगे कि a भाग b नॉट इक्वल टू b भाग a में b का भाग लगाएं और b में a का भाग लगाएं, तो वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। जहां a और b क्या है? a और b हैं परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम किसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं बच्चों? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो ये बराबर नहीं होगा, तो क्रम विनिमेय भी नहीं होगा। तो हमने क्रम विनिमेयता चारों में पढ़ ली है। तो देखिए किस किस में क्रम विनिमेय होते हैं परिमेय संख्याएं। अगर मैं क्रम विनिमेयता की बात करूं, अगर हम क्रम विनिमेयता की बात करें, तो योग में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय होती हैं। व्यवकलन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। गुणन क्रम विनिमेय होता है, लेकिन भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। तो हम यूं कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन में तो क्रम विनिमेय होती हैं और व्यवकलन और भाग में क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। तो ये था क्रम विनिमेयता का
गुणधर्म। इससे अगला जो गुणधर्म है वो है साहचर्य या सहचारिता। सहचारिता क्या होती है बच्चों, चलिए सीखते हैं। साहचर्य या सहचारिता। सहचारिता का मतलब होता है साथ रखना, गठबंधन करना, ठीक है। तो सहचार्य 3 संख्याओं में हम सीखेंगे, वही योग, व्यकलन, गुणन और भाग के लिए, कि योग में, व्यकलन में, गुणन में और भाग में सहचार्य नियम का पालन परिमेय संख्याओं के केस में होता है या नहीं होता है। तो सहचार्य का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे मैंने a प्लस b प्लस c करना है, ये योग के लिए हम देख रहे हैं, तो एक बार अगर मैं a प्लस b को जोड़ूं और फिर c को जोड़ूं, या इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस b प्लस c, तो मैं अब की बार पहले b प्लस c को जोड़ूं और फिर a को जोड़ूं। पहले ब्रैकेट हल होता है, बोडमास नियम होता है, ब्रैकेट सबसे पहले हल होता है। तो क्या इन दोनों से मान समान आएगा? ऐसा करने से मान समान आएगा। अगर मान समान आता है तो सहचार्य होगा अथवा नहीं होगा। तो योगफल के लिए देखिए, योगफल में सहचार्य होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला हम लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c का मान a प्लस b प्लस c के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि योग में परिमेय संख्याएं सहचार्य होती हैं। हम बहुत सारे उदाहरण लेकर के सीख सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, व्यवकलन के लिए क्या होता है बच्चों, a माइनस बी माइनस सी होगा। तो a माइनस बी और माइनस सी अगर हम करें, ये बराबर नहीं होता है a माइनस बी माइनस सी के। तो इन दोनों में काफ़ी फर्क आ जाता है। हम उदाहरण लेके आगे सीखते हैं। तो व्यकलन में सहचार्यता नहीं होती है और गुणन में सहचार्यता होती है। इसी प्रकार हम अगर योग में होती है और हम गुणन की बात करें तो a गुणा b गुणा c, पहले a b को गुणा करें फिर c से गुणा करें तो ये बराबर ही होगा a गुणा b गुणा c के। तो देखिए, एक बार हमने पहले इन दोनों को गुणा किया है और यहाँ पर पहले इन दोनों को गुणा किया है। तो ऐसा करने से उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। गुणन संक्रिया सहचार्य नियम का पालन करती है। भाग संक्रिया में ऐसा नहीं होता है। भाग के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, चौथे नंबर पे अगर हम भाग संक्रिया की बात करें तो भाग संक्रिया में a भाग b भाग c, तो अगर मैं पहले ब्रैकेट a b पर लगा दूं और इसी प्रकार a भाग b भाग c, अब ब्रैकेट में b और c पर लगा दूं तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। तो भाग जो है वो सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। तो ये गुणन, ये हो गया आपका सहचारिता। इसके बाद में एक और नियम होता है वितरकता। वितरकता क्या होता है, चलिए उसे भी सीख लेते हैं। नंबर 4 पे आता है आपके पास वितरकता। वितरकता का मतलब होता है वितरण करना। इसका जो गुणधर्म होगा उसे हम यूं लिखेंगे, a गुणा, ब्रैकेट में अगर b प्लस c लिखा हुआ है तो a b से भी गुणा होगा प्लस c से भी गुणा होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a गुणा b प्लस a गुणा c। a एक बार b से और फिर c से गुणा होगा, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार व्यकलन का चिन्ह भी हो सकता है, a गुणा b माइनस c। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a गुणा b माइनस a गुणा c। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, वितरकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/2 गुणा 1/4 प्लस 3/5। तो क्या होगा, 3/2 पहले इससे गुणा होगा तो ये बनेगा 3/2 गुणा 1/4 प्लस 3/2 गुणा 3/5। फिर इसको आगे हम हल कर लेंगे। तो ये नियम जो है कहलाता है वितरकता।
इसके बाद में दो गुणधर्म और हैं आपके, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। अब देखिए बच्चों, ये हम किसी भी धनात्मक परिमेय संख्याओं को, जैसे 3/2 है, इसमें इसका ऋणात्मक क्या होगा, -3/2। अगर जोड़ेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, 0 आएगा। तो योज्य तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या और उसके ऋणात्मक का योग हमेशा क्या होता है, 0। तो इस 0 को क्या कहा जाता है बच्चों, योज्य तत्समक। और किसी भी धनात्मक या किसी भी परिमेय संख्या के ऋणात्मक को, इस ऋणात्मक चिन्ह वाले को हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। याद रखना है बच्चों, योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, वो जो संख्या है उसके आगे उसका चिन्ह बदल देंगे। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक है तो, जैसे मान लो इसका उल्टा करें कि -3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। योज्य प्रतिलोम कब बनेगा कि दोनों का योग जो है वो योज्य तत्समक यानी 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे हम 5/7 की बात करें तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, -5/7, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। योज्य तत्समक क्या होता है और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य तत्समक तो क्या होता है बच्चों, 0, कि दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने से क्या आ जाए, 0 आ जाए। दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, सिर्फ अंतर किसका होगा, अंतर होगा उनके चिन्ह का। एक धनात्मक होगी तो दूसरी ऋणात्मक होगी, या पहली ऋणात्मक होगी तो दूसरी धनात्मक होगी। हम बात करें -5/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -5/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों, 5/3। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये तो बात हुई योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम की। और सबसे अंत में हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणनात्मक तत्समक और प्रतिलोम की। गुणात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों, जैसे हम किसी भी संख्या, जैसे a/b है, किसी भी परिमेय संख्या a/b को उसके व्युत्क्रम से अगर गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें बच्चों, व्युत्क्रम से। a/b का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, b/a होगा, नहीं होगा, ये क्या है, इसका व्युत्क्रम है, उल्टा व्युत्क्रम है। तो ऐसा करने से किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने से देखो, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, और उत्तर कितना आएगा, 1। तो ये 1 जो है वो क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। और जो व्युत्क्रम संख्या हमने लिखी है वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिखेंगे -2/5। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गुणा में कितना आना है, 1। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, योज्य प्रतिलोम में तो सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलेगा, नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अंश हर में आ जाएगा और हर जो है वो अंश में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें। एक और उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूं कि 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, 7/3, क्योंकि कट करके कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि -11/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा -17/11। पलट देंगे भिन्न को, लेकिन चिन्ह वो का वो ही रहेगा। चिन्ह किस में बदलेगा चिन्ह आपका बदलेगा योज्य प्रतिलोम में।
युज्य प्रतिलोम में तो सिर्फ हम चिन्ह बदलेंगे और गुणात्मक प्रतिलोम में हम भिन्न को पलट देंगे, चिन्ह वो का वही रहेगा, धनात्मक है तो धनात्मक रहेगा और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।